हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो सीयूईटी में हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उन डोमेन सब्जेक्ट्स में हम लोग 100% कैसे गेन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं आपको। अगर आप ये रणनीति फॉलो करते हो, सही से फॉलो करते हो, तो आप 250 में से 230, 240 प्लस आप आराम से गेन कर सकते हो। तो एक एक करके सारी बातें यहाँ पर बताने वाले हैं। आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, हर एक बात बताई जाएगी अच्छे से समझ करके। आप चाहो तो जो भी बातें बताई जाएंगी उसको नोट भी करते जाइएगा, शॉर्ट में नोट कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि कैसे हमारी स्ट्रेटेजी, आपकी रणनीति कैसे रहनी चाहिए और कैसे कैसे आपको उसको फॉलो करना है। अगर फॉलो करोगे तो भाई एकदम गारंटी है कि आप आराम से 230, 240 प्लस यहाँ पे ला सकते हो। मैं सीयूईटी जब से आया है 2022 में, तब से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और बच्चों को लगातार जो है 2022 से ही गाइड कर रहा हूँ। तो मुझे अपना भी एक्सपीरियंस है और कई सारे टॉपर्स से हमारी बात भी हुई है। तो डोमेन सब्जेक्ट में कैसे हम ला सकते हैं 100%, उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे कोर्सेस में जुड़ करके 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो इसमें कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हो। जुड़ करके डोमेन भी पढ़ाया जाता है, इसमें आपको जो है लैंग्वेज, जीएटी, सारे इसमें सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। आपको बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, बीएलबी करना है, कोई भी कोर्स करना है, आप हमारे कोर्स में आकर के तैयारी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो अगर कोई समस्या हो तो पहले ना देखो, पहले हमको ये समझने से पहले कि भाई कैसे कैसे तैयारी करना है, स्ट्रेटेजी क्या होगी, उससे पहले हमको ये समझना होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर आप जानते हो कि हमारा जो एग्जाम है सीयूईटी यूजी का, वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक जो पहला भाग है वो लैंग्वेज का सेक्शन होता है, दूसरा होता है हमारा डोमेन का सेक्शन, तीसरा होता है जीएटी का सेक्शन, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन हम आज बात करें डोमेन के ऊपर। तो डोमेन में आपको पता है, इससे पहले वीडियो में बताया था 23 डोमेन हमारे पास हैं। टोटल कितने हैं? 23 डोमेन्स है। आप अपने अनुसार कोई भी चुन सकते हो, मैक्सिमम आप 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हो। जनरली जो बच्चे डोमेन सब्जेक्ट चुनते हैं वो 3 डोमेन सब्जेक्ट चुनते हैं, क्योंकि बीएचयू की बात करें, डीयू की बात करें तो डीयू में जो मैक्सिमम बच्चे डीयू के लिए जाना चाहते हैं वहाँ पर 3 डोमेन रिक्वायर्ड होता है। 2 डोमेन से भी काम चल सकता है, लेकिन कई बच्चे 3 लेते हैं। तो आप चाहो तो 2 ले सकते हो, आप चाहो तो 3 ले सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन बीएचयू में अगर आपको बीएससी करना है तो यहाँ पर 3 डोमेन रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर चुनते हो। तो मान लो कि कोई जो है, मान लो कि अभी मैं आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ रहा हूँ, तो मैं आर्ट्स स्ट्रीम में क्या करूँगा, जैसे हिस्ट्री ले लूँगा, ज्योग्राफी ले लूँगा, मान लो पॉलिटिकल साइंस ले लूँगा। अगर मुझे 3 लेने हैं तब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है। अब मान लो पीसीएम से हूँ तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लूँगा, या फिर फिजिक्स मैथ लूँगा, या फिर केमिस्ट्री मैथ ले लूँगा। 2 या 3 ले सकते हो आप, जैसे भी जो आपकी मर्जी हो। तो आप जो है इस हिसाब से यहाँ से चुन सकते हो। अब जब ये डिसाइड हो गया है कि हमें ये चुनना है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, तो वही सब्जेक्ट आप यहाँ पर सीयूईटी में चुनना। क्योंकि अगर आप डीयू में जाना चाहते हो ना, तो ये डीयू में जाने के लिए रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर आप क्लास 12th में जो पढ़ रहे हो और जो सीयूईटी में ले रहे हो, दोनों अगर अलग अलग हो गए तो फिर आप डीयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसलिए आप यहाँ पर जो क्लास 12th में पढ़ रहे हो वही सीयूईटी में भी चुन लेना। जैसे मैं पीसीएम पढ़ रहा तो मैं पीसीएम ले लूँगा। मैं मान लो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ अपने 12th में, तो मैं इधर भी सीयूईटी में भी हिस्ट्री, पॉलिटी ले लूँगा। तो इस तरीके से करोगे तो क्या होगा कि जो आप बोर्ड में पढ़ रहे हो तो बोर्ड का ही सिलेबस इसमें भी है, तो आपकी तैयारी काफ़ी आसान हो जाएगी अगर आप यहाँ पे सेम सब्जेक्ट चुनते हो तब। और डीयू में भी आप आराम से जा सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी आपको बता देते हैं। पेपर डोमेन की बात करते हैं आज, तो डोमेन के बारे में ही, ठीक है, इसी के बारे में। तो डोमेन में जो कोई भी सब्जेक्ट आप चुनते हो तो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे टोटल 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, तो हो जाएंगे टोटल कितने? 250 नंबर। और हम बात कर रहे हैं कि आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आप आराम से लगभग 230 नंबर से ज़्यादा भी ला सकते हो, 240 प्लस भी ला सकते हो। इवन 250 में से 250 भी बच्चे लेकर के आते हैं। अगर आप अच्छे से और मेहनत करोगे, ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, तो आप 250 में से 250 भी लेकर के आ सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बच्चों के नंबर आए हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब ये 50 क्वेश्चन 5 नंबर हुए, कितने? 250 नंबर। अच्छा, ये जो है 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी, अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि भाई टाइम कितने मिलेंगे। तो टाइम जो आपको मिलता है वो मिलता है आपका 1 आवर का। कितने आवर का? 1 आवर का। अब यहीं पे थोड़ा सा खेल हो जाता है, क्योंकि देखो वो 1 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है। तो जो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, इवन केमिस्ट्री भी, और कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे जीएटी हो गया,
जीएटी जो सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि यहाँ पर 250 में से 250 नंबर लाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। हो सकता है कि आपको मैथ्स के सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि बच्चों का जो स्पीड है उतना नहीं हो पाता है कि आप 1 घंटे में सारे के सारे जो है यहाँ पर सवाल हल कर दो। जब हम ये डोमेन की बात करते हैं मैथ्स डोमेन, तो मैथ्स डोमेन में तो सिर्फ आपको सवाल सॉल्व करने होते हैं, तो आप ना 1 घंटा में सारे सवाल बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा सा मुश्किल आता है। तो इन सब्जेक्ट्स को छोड़ दें तो जो बाद बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो आप 1 घंटे में आराम से कर सकते हो और 250 में से 250 भी ला सकते हो। लेकिन मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इवन और जीएटी में थोड़ा सा मुश्किल आता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का थोड़ा दिक्कत आ जाता है, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास इसलिए। लेकिन अगर फिर से वही बात है कि अगर आपके पास स्पीड है तो आप इसमें भी नंबर ला सकते हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो मैं भी इसमें भी ला सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब देखते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स की भाई प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पर हमने पूरा जो है स्लाइड तैयार कर दिया, इसमें एक एक करके बात करते हैं। देखो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले, सिर्फ सीयूटी नहीं, कोई भी एग्जाम जब इन फ्यूचर जो भी एग्जाम की तैयारी करोगे, मान लो कोई और नेट दोगे या फिर मान लो कि कोई और सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे, जो भी एग्जाम की तैयारी करोगे, एसएससी सीजीएल, तो सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि भाई हमको पीवाईक्यू देखने हैं। सबसे पहले क्या काम होना चाहिए? पीवाईक्यू हमको उठाने हैं। जितना भी पीवाईक्यू आपको मिल सकता है पीवाईक्यू उठा लो, क्योंकि पीवाईक्यू ना एक गाइडिंग लाइट का काम करता है। आपको एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप वहाँ पे आक्रमण कर सकते हो, जैसे ब्रह्मोस ने किया था अभी ऑपरेशन सिंदूर में। वैसे ही अगर आपको पिन पॉइंट पढ़ाई करना है कि भाई हमको बस ये पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे तैयारी हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर आपको वो करना है तो ये जो है गाइडिंग लाइट का काम करेगा आपका। वो चीज़ कौन है? पीवाईक्यू ही है। पीवाईक्यू देख लोगे ना तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस लेवल के सवाल और कहाँ से किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पहला काम तो यही होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी उठाते हैं, डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दिए। नहीं भाई, पहले ये काम कर लो ना, ये पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि पीवाईक्यू उठाएंगे। तो पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगा? तो कई सारी किताबें भी आने लगी हैं मार्केट में, तो वहाँ से ले सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। या फिर कुछ जो है पीवाईक्यू हम लोग अपने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अपलोड कर देंगे कुछ दिनों बाद, तो वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सीयूटी कॉन्सेप्ट करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे 2025 के जो यहाँ पर पीवाईक्यू हैं वो जरूर हम उस पर अपलोड करवा देंगे। तो ये जो है पीवाईक्यू से स्टार्ट करना है, पीवाईक्यू देखना है सारा। जब एक बार अभी देखो, आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। आपको यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में से पीवाईक्यू आपको देखना है। मान लो कि डोमेन आपने चूज कर लिया कि भाई मुझे पॉलिटी लेना है, ठीक है, मुझे पॉलिटी लेना है, मुझे हिस्ट्री लेना है, तो मैं क्या करूंगा, पॉलिटी के जितने भी पेपर शिफ्ट के मिल सकते हैं, 5 शिफ्ट के, 10 शिफ्ट के, जितने भी मिलते हैं, मैं क्या करूंगा, एक बार बस उसको देखते जाऊंगा, देखूंगा। सॉल्व नहीं करना है, अभी फर्स्ट स्टेप में सॉल्व नहीं करना है, बस आपको पीवाईक्यू देखना है। तो मैंने पीवाईक्यू देख लिया, मेरे दिमाग में आइडिया लग गया कि भाई इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मिलान वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ, और ये जो असर्शन रीजनिंग वाले भी सवाल आ जा रहे हैं। तो वो एक करके हमने देख लिया, अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पे दूसरा जो काम होगा, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो सिलेबस है, ध्यान रखना, जो हमारा सिलेबस है, एनटीए ने क्या कहा है कि सिलेबस हम पूछेंगे एनसीईआरटी से। और ये एनसीईआरटी कई लोगों को, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, मतलब कई बच्चों को पता नहीं होता है, ये एनसीईआरटी सिर्फ क्लास 12th का पूछा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, क्लास 11th का नहीं, सिर्फ क्लास 12th का। तो जो इसलिए मैंने कहा कि जो क्लास 12th में आप बोर्ड में पढ़ रहे हो वही यहाँ पर चुन लोगे, तो क्या होगा कि आधी तैयारी, 70% तैयारी तो आपकी ऐसे ही हो गई। मतलब बोर्ड में आपने पढ़ लिया, बोर्ड की तैयारी कर ली, बोर्ड का एग्जाम दे दिया, तो सारा तैयारी तो उधर ही हो जा रहा है। बस कुछ स्टेप यहाँ पे करने होंगे और मतलब बोर्ड के साथ आराम से यहाँ पर कर सकते हो। तो अब क्या करना है, जैसे आप बोर्ड में पढ़ रहे हो तो बोर्ड में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बच्चा मान लो कि अभी ड्रॉप ले चुका है तो वो जो है दोबारा से पढ़ सकता है इसको, क्योंकि देखो लाइन बाय लाइन आपको हर एक चीज़ पढ़नी है। एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें दी गई हैं हर एक लाइन को बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि मतलब एकदम लाइन बाय लाइन कहीं से भी सवाल उठ करके आ जाता है। इवन ज्योग्राफी में पिछले साल पढ़ा रहा था डोमेन, और कहीं से भी सवाल यहाँ पर आ जाते हैं, कोई भी लाइन उठा करके सवाल वो पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ना है, एनसीईआरटी एकदम थॉरली कवर करना है, ठीक है, सब कुछ कवर कर लेना है एनसीईआरटी में जो दिया गया है। देन क्या करना है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो ध्यान रखना है जो फंडामेंटल उसमें कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। कुछ की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ज्योग्राफी हम पढ़ाते थे तो उसमें जो है एक ट्रांस ह्यूमन करके एक मतलब होता है कि आप जो है गर्मियों में जो है नीचे आ जाते हो पहाड़ से, सॉरी गर्मी में ऊपर चले जाते हैं, जो यहाँ पर चारवाहे होते हैं वो गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों पे और सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। तो ये की कॉन्सेप्ट, तो इसको हमको क्या करना है, जो भी की पॉइंट मिले उसको आपको क्या करना है, की पॉइंट जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गए। इवन जब आप यहाँ पे बात करते हो, जब आप मैथ्स पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, तो उसमें कई सारे ना फॉर्मूले होते हैं, तो वो फॉर्मूला जो हो गया वो सब कुछ क्या करना है आपको, कंसाइज टॉपिक फोकस नोट्स आपको बना लेने। तो पहला स्टेप क्या हो गया, स्टार्ट विद पीवाईक्यू। दूसरा जो है आपको बहुत अच्छे से कवर करना है कि कॉन्सेप्ट
होंगे, फॉर्मूले होंगे, हर एक चीज़ आपको बारीकी से पढ़ना है। ये सब पढ़ने के बाद जो तीसरा स्टेप होगा कि पढ़ने के दौरान या एक बार रीडिंग लगा लो, एक बार पढ़ लो अच्छे से। आप क्या कर लो, बुक में ही मार्क कर लो। पहली बार जब रीडिंग करोगे तो बुक में मार्क कर लो कि भाई ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि PYQ आपने देखा है तो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में या फिर इस चैप्टर में क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि PYQ देखा सब पता है। तो क्या करेंगे, उस चीज़ को हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया है, अंडरलाइन कर लिया। जब अंडरलाइन कर लिया तो दूसरी बार फिर से उसको पढ़ेंगे। जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड रीडिंग में हम कंसाइज टॉपिक फोकस नोट्स बना लेंगे, छोटे छोटे नोट्स बना लेंगे। हर टॉपिक पे छोटे छोटे नोट्स बना लेंगे। अगर आपको जानना है कि नोट्स कैसे बनाया जाता है तो आप बताना, मैं जो है उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि अच्छे से नोट्स कैसे बनाना होता है, पढ़ाई के दौरान कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे कैसे नोट्स बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पर हो गया कि आपको नोट्स बना लेने। जब आप एक बार नोट्स बना लोगे तो एक बार आपने पहले पढ़ लिया था, नोट्स बनाने से पहले भी एक बार पढ़ा, सेकेंड रीडिंग में नोट्स बनाए तो 2 बार आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो 2 बार पढ़ लिया है, नोट्स बना लिया है, तो नोट्स जैसे बना लोगे तुरंत एक बार नोट्स को रिवाइज कर लो। अब जैसे रिवीजन हो जाएगा ना तो अब क्या करना है आपको, सॉल्व चैप्टर वाइज MCQ, चैप्टर वाइज MCQ, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो MCQ ही आएंगे। तो यहाँ पर MCQ आपको प्रैक्टिस करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करने हैं। तो चौथा स्टेप क्या हो गया, हमको MCQ लगातार प्रैक्टिस करते रहने हैं। जितना आप मिल सकता है MCQ, तो मार्केट से कोई उठा सकते हो, किताब उठा सकते हो, उसमें MCQ रहते हैं बहुत सारे चैप्टर वाइज, या फिर ऑनलाइन मिल जाए कोई किताब तो उसमें ले सकते हो। तो जो भी माध्यम हो, आपको बस हम ये कह रहे हैं कि MCQ आपको सॉल्व करना है। तो MCQ सॉल्व करना है। अब जब MCQ आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि भाई ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा था लेकिन ये चीज़ हमसे छूट गया था। तो जो चीज़ छूट गया है उसको दोबारा से NCERT में जाकर के, या जो चीज़ आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे उसको दोबारा से जाकर के रिवाइज करोगे अपने NCERT से या फिर अपने नोट से। तो नोट से जाकर के दोबारा से रिवाइज करोगे। मान लो कि कोई चीज़ ऐसा था जो आपके नोट्स में मिसिंग था लेकिन आपको ये MCQ सॉल्व करते समय पता चला, क्योंकि MCQ वाला जो किताब होता है MCQ के बाद में उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो मान लो कोई चीज़ आपको नया पता चलता है तो आप अपने नोट्स में उसको ऐड भी कर सकते हो, नोट्स में ऐड भी कर सकते हो, छोटा छोटा पॉइंट ऐड भी कर सकते हो जब MCQ आप प्रैक्टिस करोगे। देन जो 5वां स्टेप होगा, ये तो स्टेप जो होगा वो सदाबहार स्टेप है। मतलब सदाबहार मतलब ये आपको हर समय करना ही है, रिवीजन बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है रिवीजन। रिवीजन इज द की, क्योंकि जितने भी टॉपर से हमारी बात हुई है जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है उनसे एक चीज़ जानकर, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट पता चलती है वो ये है कि उन्होंने बार बार रिवीजन किया, बार बार NCERT को एकदम चाट गए पूरा, एकदम जितनी बार हो सके आप पढ़ो उसको। मेन एकदम की पॉइंट है, की थिंग है पूरे प्रिपरेशन के दौरान कि आप नोट्स बनाते हो। नोट्स सबके पास थे, जितने भी टॉपर्स थे सबके पास अपने नोट्स थे। उन्होंने कहा मेरे पास नोट्स है, मैंने नोट्स अपने हैंड रिटन बनाए नोट्स और उसको बार बार रिवाइज किया। तो ये काम आपको भी करना है, रिवीजन इज द की। रिवीजन आपको बार बार करना है। बार बार रिवीजन कर लोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाती हैं, मतलब फिर आप एक्यूरेसी आपकी सुधर जाती है जब आप बार बार रिवीजन करते हो, आप MCQ सॉल्व करते हो। तो MCQ सॉल्व कर लिया, आप बार बार रिवीजन कर रहे हो। ओके, जो भी नया चीज़ पता चल रहा है आप नोट्स में ऐड करो, नोट्स को बार बार रिवाइज करो। अब क्या करना है, ये सब करने के बाद ना आपको जो PYQ बताया था यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में PYQ आपने स्टार्ट किया था PYQ से, लेकिन हमने कहा था उस समय अभी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व करने बैठोगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं तो अब हम लोग बहुत यहाँ पर आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं PYQ। तो अब क्या करना है, सारा कुछ हो गया है तो अब छठे स्टेप में क्या करना है, हमको PYQ उठाना है और PYQ को बार बार प्रैक्टिस करना है। क्योंकि PYQ क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। CUET में हमने देखा है, जनरली ज्योग्राफी में बताया, जैसे पिछले साल मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया तो ज्योग्राफी में कई सारे क्वेश्चन मैंने देखे कि बार बार रिपीट हो रहे थे। तो यहाँ पर जितने भी स्टेप के पेपर मिलते हैं आप उसको सॉल्व करो बहुत अच्छे से और उसको बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। आप चाहो तो PYQ को बार बार देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, क्योंकि उसी में से कई बार होता है कि क्वेश्चन जो है रिपीट होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि जब आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, इवन कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वहाँ पर जो उसके ऑप्शंस होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, मान लो 4 ऑप्शन है तो जो सही वाला ऑप्शन है उसको तो देखो ही, लेकिन उसमें जो 4 ऑप्शन और दिए गए ना उसको भी पढ़ो, उसके बारे में भी फिर से जाकर के अपने नोट से रिवाइज करो। मान लो एक क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन है, तो जो सही वाला ऑप्शन है ठीक है वो समझ लिया, लेकिन जो 3 और एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो भी होता है ना, क्या होता है कि वो जो ऑप्शन होता है वो भी NCERT से ही उठाया रहता है, तो उसको भी क्या करोगे, फिर से दोबारा से जो ऑप्शन में दिए गए उसको NCERT से पढ़ लोगे दोबारा, तो उससे क्या होगा और अच्छे से आपका रिविजन हो जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हो ये। अब क्या करोगे, जब ये कर लिया आपने, PYQ सॉल्व कर लिया है, मैं तो कहूँगा PYQ 2-3 बार सॉल्व करना, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब देखो यहाँ पे अब लास्ट स्टेप हमारा होगा, 7वां स्टेप, वो ये होगा कि भाई अब
हमने सब कुछ कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। अच्छा, रिवीजन हमारा चलता रहेगा, रिवीजन छूटेगा नहीं। रिवीजन हमारा पूरा है, मतलब पूरे साल, मतलब जब आप जितनी भी पीरियड्स में जितने भी पीरियड आप तैयारी कर रहे हो, जितने भी समय काल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, जितना भी समय के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ध्यान रखना कि इस पूरे दौरान रिवीजन होता रहेगा। जब नोट्स एक बार बन जाएगा तो बार बार उसको रिवीजन होता रहेगा। अब यहाँ पे देखो, टेक FLTs। अब क्या करना है आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है। ये मॉक टेस्ट हमारे यहाँ भी आता है, अभी नहीं आएगा, जैसे फरवरी के आसपास यहाँ पे मॉक टेस्ट आ जाएगा, फरवरी मार्च में, क्योंकि मई में आपका एग्जाम होता है तो फरवरी मार्च में आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट आ जाएगा। तो आप जो है मॉक टेस्ट ले सकते हो, अगर कोर्स नहीं भी लिया है कोई बात नहीं, आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, जब आप कोर्स लेते हो तो उसमें ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है, वो आपको फ्री में मिल जाता है। तो यहाँ पे इसको अलग से भी ले सकते हो। तो मॉक टेस्ट आपने ले लिया, अब क्या करना है आपको उस मॉक टेस्ट में, क्योंकि 1 घंटे का टाइम रहेगा, फिर उसमें 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो 50 क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे ना टाइम बाउंड मैनर में, तो आपको पता चलेगा कि भाई आप दिए गए समय में जो टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में कितने एक्यूरेसी के साथ आप कितने सवाल कर पा रहे हो। तो वो चीज़ ना बहुत अहम हो जाती है। तो ये जो है FLT आपको देना ही चाहिए। तो जितना भी FLT दोगे, तो FLT से अगर कुछ नया सीखते हो तो उसको, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि कई बच्चे सिर्फ टेस्ट देते हैं लेकिन टेस्ट को एनालाइज नहीं करते, आप खुद को इवैल्यूएट नहीं करते। इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, खुद को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आपने FLT दिया या फिर कोई भी टेस्ट दिया तो भाई उसमें कौन कौन से चीज़ें गलत हो गई हमसे। तो उससे क्या होगा, जब ये आइडेंटिफाई करोगे ना तो हमारा क्या होगा, हमको पता चलेगा कि हमारा वीक एरिया क्या है। तो जो वीक एरिया होगा उस पर और काम करके उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये FLT से या फिर जो भी टेस्ट दोगे वहाँ से पता चल जाएगा। एनालाइज एरर्स और रिवाइज स्मार्टली। ओके, तो रिवीजन का भी कई सारे तरीका होता है। अगर कभी आप कहोगे कि नहीं सर रिवीजन पे भी वीडियो बनाएं, कैसे रिवाइज करना होता है, एक्टिव रिकॉल क्या होता है, सारी चीज़ें हम तो बताना, इस पे भी हम वीडियो बना देंगे। तो ये रही पूरी बात। PYQ NCERT पढ़नी है बहुत अच्छे से, जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, फॉर्मूला है, सबके नोट्स बनाने हैं और फिर MCQ सॉल्व करने हैं, रिवीजन करना है बार बार, PYQ सॉल्व करने हैं 1 से 2 बार, और 2 बार कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आपको FLT लगाना है टाइम आउट मैनर में, आप जितना से ज़्यादा FLT लगा सकते हो लगाओ। तो ये जो है पूरी हमने यहाँ पर स्ट्रेटेजी शेयर करी है, बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है, बहुत सोच समझ करके बनाई गई है अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और टॉपर से बात करके। तो यहाँ पर जो है अगर आप इसको फॉलो करोगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप आराम से यहाँ पे 200, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कई बार क्या होता है कि जैसे मैथ्स का पेपर बहुत टफ बन गया तो उसमें आप देखोगे कि 250 में से 250 लाना मुश्किल होगा, लेकिन आप 100 परसेंटाइल जरूर ला सकते हो। 100 परसेंटाइल का मतलब कि आप जितने भी बच्चों ने पेपर दिया उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर आपका है। तो जैसे 240 नंबर ले आ सकते हो, 230 नंबर ला सकते हो। तो 100 परसेंटाइल आप आराम से ला सकते हो अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो अच्छे से। रेगुलरली आपको पढ़ाई करना है। ओके, तो और साथ ही साथ मैं बता दूं, एक बार फिर से कोर्सेस में आकर के तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जो भी चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें हमारे कोर्सेस में आपको एक जगह मिल जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।